हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो इससे पिछली क्लास के अंदर और पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर सेल्स पॉलिसी विक्रय नीति की, है ना। उसका मीनिंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं और उसी के साथ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी निर्धारण या बनाने के सिद्धांत। किन सिद्धांतों का हमें इनका ध्यान रखना चाहिए किसी भी सेल्स पॉलिसी को बनाते समय। तो हम लोग हमारे 2 पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किए थे। पहला था हमारा कंपटीशन, कि सेल्स पॉलिसी बनाते समय कंपटीशन फैक्टर या तत्व जो है वो आपका सेल्स पॉलिसी के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने उसमें डिस्कस करी हैं पिछले वीडियो के अंदर, जिसमें कोई भी कंपनी जो है कंपटीशन में सामने वाली कंपनी के सामने बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, जिसके अंदर वो प्रोडक्ट की आपकी क्वालिटी है ना, उसका टाइमिंग है, कब अवेलेबल करवा रहे हैं हम प्रोडक्ट को, या उस कंपनी की कंज्यूमर गुडविल कैसी है, या कंपनी क्या आपको एक्सचेंज फैसिलिटी दे रही है, सेल्स आफ्टर सेल सर्विस कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने उस कंपटीशन वाले पॉइंट में बात कर चुके हैं। और सेकंड पॉइंट था हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर मार्केट की, है ना। तो मार्केट किस तरीके से होना चाहिए, कौन से कस्टमर्स होते हैं आपके, उनका एज ग्रुप क्या है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारी, तो हम लोग उसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट अगले पॉइंट की, जो है हमारा यहाँ पे प्राइस, मूल्य, कीमत, है ना। तो किसी भी प्रोडक्ट की कीमत, प्राइस या मूल्य जो है वो आपकी कंपनी के अंदर, आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर, आपके इंडस्ट्रीज़ को लेकर या उस इंडस्ट्रीज़ की उस सेल्स पॉलिसी के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है, ये हम देखते हैं। तो ये जो प्राइसिंग प्रिंसिपल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वैसे देखी जाए तो, कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइस कितनी हो, है ना। तो आप भी एज ए कस्टमर कभी न कभी आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया है ना। वैसे तो हम लोग रात दिन कई प्रोडक्ट इस तरीके से यूज़ करते हैं जो हम लोग एज ए कंज्यूमर्स बाय करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो उनकी बात आती है हम उन प्रोडक्ट्स की प्राइस की, है ना। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह या बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मान लीजिए मैं एक शर्ट परचेज़ करता हूँ, तो शर्ट की कीमत कितनी है मार्केट के अंदर, उस प्रोडक्ट की अलग अलग प्राइजेस के ऊपर वो मेरे पास अवेलेबल होगा। वो शर्ट 200 रुपये में भी अवेलेबल है, वो एक 500 रुपये में भी है मेरे पास, और एक 700 रुपये वाला भी अवेलेबल है, 1000 रुपये वाला भी अवेलेबल है ना। तो जब कोई भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है, अगर उसने 1000 रुपीज़ में शर्ट को परचेज किया है, तो वो अपनी तरफ से माइंड सेट होता है उस कस्टमर का कि मेरे को 1000 रुपये में अगर मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस किया तो 1000 रुपये जितनी मेरे को उसकी वैल्यू वापस मिलनी चाहिए, या मैंने 200 रुपये वाला परचेस किया है तो 200 रुपये जितनी वैल्यू मेरे को उस प्रोडक्ट की मिलनी चाहिए। मीन्स कि 1000 रुपये वाला अगर मैंने शर्ट परचेस किया तो मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ आएगी उस एज ए कस्टमर की, ये कम से कम मेरे को 2 साल तो चल ही जाना चाहिए, मैंने एक उसके ऊपर 1000 रुपये स्पेंड किए हैं, है ना। इसके अपोजिट क्या है कि जो चीज़ मैंने 200 रुपये में खरीदी है, वही एक शर्ट जो है मैंने 200 रुपये में खरीदा है, तो मेरी मेंटलिटी क्या रहेगी जब खरीदते समय कि 200 रुपये की तो चीज़ है ना, 1000 रुपये वाली तो नहीं है। अब ये 200 रुपीज़ में मैंने अगर परचेस किया तो ये कम से कम 4 महीने तो चल जाना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं कि प्राइसिंग पॉलिसी के, आपकी सेल्स पॉलिसी के अंदर कि प्राइस फैक्टर कैसा है। तो कोई भी निर्माता जो है हमारा, जो ये मैन्युफैक्चरर जो होता है, वो नॉर्मली उस प्रोडक्ट की रेट कितनी रखता है, तो उसी इंडस्ट्री के अंदर या मार्केट के अंदर अवेलेबल प्रोडक्ट्स के आसपास ही रखी जाती है ना। कोई भी प्रोडक्ट जो हम बात करते हैं, मान लीजिए हम लोग गेहूं का आटा, है ना, अगर मैं उसकी बात करूंगा तो जनरली क्या है, तो 20 रुपये kg, है ना। आप ज़्यादा महंगा बेचोगे तो 22 रुपये, और ज़्यादा महंगा वो सेल करेगा वो वेंडर तो 25 रुपये में कर लेगा, सस्ता करेगा तो वो 18 रुपीज़ में कर लेगा। तो सिमिलर वैल्यूज़ आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कंपनी तो 25 रुपीज़ kg में उसको सेल कर रही है और सामने वाली कंपनी उसको 100 रुपीज़ के अंदर या 50 रुपीज़ के अंदर सेल कर रही है। तो उस कंडीशन में आप भली प्राइस सामने वाली कंपनी उसकी 50 कर देगी, लेकिन क्या उसको कोई परचेस करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कस्टमर को पता है कि इसी प्रोडक्ट की सेम रेंज, सेम प्रोडक्ट, सेम क्वालिटी, अब उन सब चीज़ों में थोड़ा 19 या 20 हो सकता है ना, सिमिलर हो सकती है वो, लेकिन मार्केट में इसी रेंज के अंदर सेम प्राइस के अंदर चीज़ें अवेलेबल है, तो मैं क्यों उसको इतने एक्स्ट्रा के अंदर परचेज करूँगा। और अगर मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देके परचेज करूँगा तो उसका मेरे को सेटिस्फेक्शन भी उतना आना चाहिए, है ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी उतना मिलना चाहिए। अगर उससे कम मिलेगा
तो फिर वो अगली बार कस्टमर आपके पास लौट के नहीं आएगा। और इस तरीके से हमारा क्या होगा, तो वो सेल्स पॉलिसी हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगी इस तरीके की, जिसके अंदर क्या होगा कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है या कोई कंपनी जो है, वो कंपनी अपने प्रोडक्ट की और अपने सर्विस जो प्रोवाइड कर रही है उन सर्विसेज की या प्रोडक्ट की प्राइजेस मार्केट प्राइस से अगर बहुत ज़्यादा रख रहे हो तो कस्टमर एक बार तो परचेस कर लेगा, लेकिन वो क्या होगा, अगर आपको कस्टमर जो प्रीमियम पे कर रहा है ना मार्केट में, वही प्रोडक्ट जिस रेंज में अवेलेबल है और उससे ज़्यादा देके अगर वो आपसे परचेस कर रहा है, तो वो इस बात की भी पूरी तरीके से उम्मीद करेगा आपसे कि उस प्रोडक्ट जो कॉस्टली प्रोडक्ट उसने परचेस किया है आपसे या ज़्यादा कीमत दे के जो परचेस किया है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन जो होगा उसकी यूज़ का या उसकी यूटिलिटी जो होगी उन दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मार्केट में एप्पल जो है वो मान लीजिए आपका 70 रुपीज़ के जी है, 100 रुपीज़ के जी है, 120 रुपीज़ के जी है ना। अब हम जाते हैं मार्केट में और जब तीनों चीज़ें हमारे पास, तीनों प्रोडक्ट सामने रखे हुए हैं, हम लोग उसको परचेस करते हैं, तो भाई 70 वाला तो ठीक है, हो सकता है उसमें 2 पीस ख़राब भी निकल जाएंगे, तो मैं 100 वाला ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा निकलेगा। फिर एक पर्सन सोचता है कि मैं 120 वाला परचेस कर लेता हूँ, मैं 70 वाला नहीं लेता हूँ, मैं 100 वाला नहीं लेता हूँ, और मैं कौन सा लेता हूँ, तो 120 वाला। लेकिन जब मैं 120 रुपीज़ हायर प्राइस है ना उसी प्रोडक्ट की, अगर मैं हायर प्राइस आपको पे करूँ, वेंडर को पे करूँ, तो क्या होगा, तो उस चीज़ को लेके भी क्या होगा, तो हम लोगों को ये भी देखना, उसमें जो हायर प्राइस पे अगर वो पे कर रहा है, तो पे करने के बाद क्या होगा, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल भी उनका ज़्यादा होगा, है ना। तो कितना ज़्यादा होगा, तो जितनी प्राइस आपने दी है तो उसकी कीमत मेरे को क्या होनी चाहिए, तो उतनी कीमत मेरे को वसूल हो जानी चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे प्रोडक्शन या उत्पादन या प्रोडक्शन, ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है हमारे सेल्स पॉलिसी के अंदर। तो सेल्स पॉलिसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आपका प्रोडक्शन वाला होता है। मीन्स कि कंपनी कितना प्रोडक्ट करे, प्रोडक्शन कितना करेगी, है ना। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कम करते हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपको प्राइस को और कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए भी बड़ी दिक्कत है इसके साथ में, इस पॉइंट को लेकर कि आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, आपकी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। डिमांड जितनी है मार्केट में, उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी और आपकी जो कंपटीटर कंपनी है उस कंपनी की भी सप्लाई कितनी है, हमें ये भी फैक्टर्स देखने पड़ते हैं उसके साथ में, है ना। और अगर आप उस प्रोडक्शन जो आप कर रहे हो, उस प्रोडक्शन के थ्रू अगर कॉस्ट कंट्रोल नहीं करोगे तो आप मार्केट में नहीं टिक सकते हो। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, है ना। और आप प्रोडक्शन बढ़ा देते हो और अगर मार्केट में आपकी डिमांड कम है तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के फैक्टर्स को, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोडक्शन लेवल निकालना पड़ेगा कि एक फेयर प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, उसको कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, है ना। और उसके साथ ही कॉस्ट कंट्रोल के साथ ही आप क्या है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है, कितना हम उसको मेंटेन रख सकते हैं और फ्यूचर में कितना हम आगे प्रॉफिट मार्जिन को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आपकी सेल्स पॉलिसी का पार्ट है और बहुत इंपैक्ट डालती हैं। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास में यहाँ पे ट्रेडिंग एरिया, विक्रय क्षेत्र, सेलिंग एरिया, है ना। ट्रेडिंग एरिया या सेलिंग एरिया की क्षेत्र, है ना, विक्रय क्षेत्र। विक्रय क्षेत्र का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये हम लोगों ने अभी ऊपर वाले किसी पॉइंट में भी डिस्कस किया था, मार्केट वाले के अंदर, है ना, जिसके अंदर हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, तो वो जब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट में नया प्रोडक्ट उतार रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि उस मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की या उस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है ना। और दूसरा कि ये जो आप जो ट्रेडिंग एरिया जो चूज़ करेंगे या सेलेक्ट करेंगे, जो सेल्स एरिया आप सेलेक्ट करेंगे, उस सेल्स एरिया के अंदर जनरली कंपनीज क्या करती है, तो कोई छोटा सेल्स एरिया लेती है ना, जैसे बांसवाड़ा ले लिया, फिर यहाँ पे वो प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लॉन्च कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तो उसको यहाँ से निकाल के हम प्रोडक्ट, जब ये मार्केट जम जाएगा, है ना, अच्छी सेल होने लग गई, हमारा टर्नओवर होने लग गया, हम बीईपी पे आ गए, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गई कंपनी उस प्रोडक्ट को लेकर, या आपको प्रॉफिट होने लग गया, तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ से निकल के आप थोड़े बड़े एरिया के अंदर जाओगे, मीन्स बड़े मार्केट में जाओगे, है ना। फिर वहाँ से निकल के हम क्या जाएंगे, और बड़े शहरों की तरफ, सिटीज़ की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हमको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, ज़्यादा डिमांड आएगी, ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा सेलिंग के साथ में क्या होगा, तो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे क्या थे,
प्रिंसिपल्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स पॉलिसी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने जाएंगे हम लोग यहाँ पे, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइसिंग, मूल्य संबंधी नीति। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं मैं आपको टुकड़े टुकड़ों के अंदर पढ़ाऊंगा, है ना, जिसमें पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है मूल्य संबंधी नीति, पॉलिसी रिगार्डिंग प्राइस। इसमें सब पॉइंट्स हैं इसके बहुत सारे, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।